इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को जरूर सुनें। कुणाल के पूछने पर सुनिधि जवाब देती है, वो मैं मोक्ष के कपड़े निकाल रही थी। कल स्कूल भी जाना है ना, उसे तो सुबह टाइम नहीं मिलेगा। वो कुणाल से नज़रें चुरा कर कहती है। कुणाल समझ जाता है कि वो शिविका की वजह से नीचे आना नहीं चाहती, तो वो पूछता है, अच्छा और कहाँ हैं कपड़े? सुनिधि इस पर कहती है, कहा ना, अभी निकाल ही रही थी, और निकालने लगती है। कुणाल उसे दोनों हाथों से पकड़ अपनी तरफ खींचता है और कहता है, क्या हुआ? सुनिधि अब कहती है, वो शिविका को बुरा लगेगा, उसकी पार्टी खराब हो जाएगी। कुणाल इस पर उसे कहता है, और बाकी सबको जो बुरा लग रहा है उसका क्या? मॉम पूछ रही थी उनकी बहू कहाँ है, तुम चलो मेरे साथ। सुनिधि कहती है, पर कुणाल इस पर कहता, मैंने कहा ना, शिवी को मैं संभाल लूँगा, नीचे चलो, तुम्हें किसी से मिलाना है। उधर शिविका युवान को अपने दोस्तों से मिलाती है और फिर अकेले में कहती है, सो युवी, तुम्हें तो याद भी नहीं आती ना मेरी? युवान उसका हाथ हटाते हुए कहता, ऐसा कुछ नहीं है, बस वक्त ही नहीं मिलता। तुम ये रेशमा से इतना रूडी क्यों बिहेव कर रही थी? शिविका इस पर चिढ़ते हुए कहते, इतने दिनों बाद हम मिले हैं और तुम हो कि तुम्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। युवान इस पर कहता है कि ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। शिविका की ओर इस ओर बोलती है, तुम्हें उसकी फिक्र है, मेरी नहीं। आज मेरा बर्थडे है और तुम हो कि सब तब से उसी के बारे में बात कर रही हो। क्या लगती है वो तुम्हारी? युवान उसे साफ शब्दों में कहता, देखो शिविका, अगर तुम मेरी बहन की इज्जत नहीं कर सकती तो मुझसे दूर रहो। शिविका इस पर बोलती है, वाट? वो बहन जी तुम्हारी बहन है? युवान उसका हाथ छुड़ा जाने लगता है। शिविका, आई एम सॉरी युवान, मेरा वो मतलब नहीं था, प्लीज़ तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी दूर जाकर वो चिल्लाती, अंकित। अंकित कहता, जी मैम। शिविका इस पर कहती, वो गिफ्ट कहाँ रखा? मुझे दो वो। अंकित इस पे बोलता है, मैम वो तो बाकी गिफ्ट के साथ रखा है। शिविका उससे बोलती है, मुझे वो चाहिए अभी इसी वक्त, जाओ लेकर आओ। अंकित यस मैम बोलकर चला जाता है। शिविका रेशमा के पास आती है और गले लगती है और फिर कान में सॉरी बोलती है। उधर करण युवान को अकेला देख उसके पास जाता है और पूछता है, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवान बोलता है, अजीब लड़की है शिविका, मुझे यहाँ बैठा चली गई, पता नहीं क्या हो गया उसको। पहले रेशमा से बदतमीजी से पेश आई, मैंने कहा कि मेरी बहन से इस तरह बात न करे तो पता नहीं कहाँ चली गई। करण ये सुनकर खुश होते हुए बोलता है, बहन? युवान इस पर उससे कहता है, हाँ रेशमा मेरी मुँह बोली बहन है। करण फिर पूछता है, और ये आसी? आसी तो उनकी बेटी है ना? तो उसके पिता? युवान उसे बताता है, सी इज सिंगल मदर। आसी उसकी बहन की बेटी है और उनकी डेथ के बाद रेशमा ने उसे गोद लिया है। करण बहुत खुश होता है और चहकते युवान के गालों को चूम लेता है। युवान कहता है, करण क्या हो गया है तुझे? करण कहता है, मैं अभी आया, और चला जाता है। युवान मन में सोचता है, कमाल है, करण पहले तो ऐसा नहीं था, क्या चल रहा है इसके मन में? कुणाल सुनिधि को रेशमा से मिलवाता है। सुनिधि और रेशमा इतने वर्षों के बाद आमने सामने थे, दोनों ही एक दूसरे को देख खुश हो जाते हैं। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं, उसने सोचा भी नहीं था कि सुनिधि से उसकी दोबारा मुलाकात भी होगी। सुनिधि खुशी से उसके गले लग जाती है और कहती है, रेशमा तुम यहाँ? रेशमा भी उसे कस कर लेती है और कहती है, सुनिधि। सुनिधि दोबारा पूछती है, रेशमा तुम यहाँ? रेशमा इस पे उसे बताती है कि वो युवान के साथ आई है। सुनिधि इस पे कहती है, ओके, कितने समय बाद मिल रहे हैं हम? सच पूछो तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। ये मेरे पति कुणाल हैं। कुणाल हैरान होते हुए कहता, एक मिनट भाई, मैं तुम दोनों का परिचय करवा रहा था और तुम मेरा? क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? सुनिधि तब उससे बताती, बचपन से बेस्ट फ्रेंड हैं हम। 4 साल पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरी सहेली की शादी है, यही तो है वो सारी। सॉरी यार, तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई थी, और वो मुन्नी तुम्हारे ही साथ है। आई एम श्योर आकाश जी ने उसे एक पिता का ही प्यार दिया होगा। रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, वी आर नॉट टुगेदर
एनी मोर, हमारी शादी नहीं हुई। सुनिधि उसकी बात सुन चौंक जाती है और कहती वाट, पर क्यों? रेशमा तब उसे कहते प्लीज़ फ़िलहाल मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही। सुनिधि भी वहाँ मौजूद लोगों को उन्हीं की तरफ देख कहती है आई एम सॉरी, तुम कहाँ रह रही हो फ़िलहाल? रेशमा उसे कहती है वहीं अपने ही घर में। सुनिधि इस पर कहती ओके, मैं आऊँगी तुमसे मिलने। करण वहाँ आता, हेलो ब्यूटीज, केक काटने का टाइम हो रहा है एंड आप लोग गपशप में लगे हैं, लेट्स सेलिब्रेट। सुनिधि कहती है चलो रेशमा। कुछ देर बाद पार्टी खत्म होती है और रेशमा आशी और युवान के साथ घर आती है। रेशमा युवान को बताती है कि कुणाल की पत्नी सुनिधि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, पर जब से वो आकाश से दूर हुई थी उनके बीच कोई बात नहीं हो पाई। साथ ही वो जानती है कि आंचल दी की बेटी उसके पास है। युवान कहता अच्छा, अच्छी बात है, बिछड़े दोस्त मिल गए। उधर आकाश का आज का दिन तो क्लाइंट्स के साथ निकल गया, पर रह रहकर उसे रेशमा की याद आ रही थी। वो उससे मिलने को आतुर था। अधिराज जी ने जब आकाश को यूँ बेचैन और परेशान देखा तो उन्होंने रेशमा से फ़ोन पर बात करने की सलाह दी, जिस पर आकाश कहता है कि 4 सालों का दर्द फ़ोन पर ख़त्म नहीं होगा, वो उससे मिलकर ही बात करेगा। रेशमा आशी को सुलाती है और फिर याद करती है कि कैसे जब उसकी बात उस दिन आकाश से नहीं हो पाती तो वो सुनिधि को फ़ोन कर सब विस्तार से बताती है। सुनिधि हमेशा उसे कहती थी यार आकाश का प्यार देखकर तो मुझे जलन होती है, तुझसे आकाश जैसा प्यार करने वाला भगवान सबको दे। आकाश भी रेशमा को याद करते हुए कहता है कि बस 2 दिन और मेरी ऋषु, तुम्हारा आकाश तुमसे जल्द ही मिलेगा। दोनों ही एक दूसरे को याद कर नींद में खो जाते हैं। अगले दिन युवान उसे कहता रेशमा मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ लाना है? अभी तुरंत ही। आशी तुरंत ही बोलती मामू मेरे लिए चॉकलेट लाना। रेशमा लो देख लो, सिर चढ़ाने का नतीजा अब रोज़ फरमाइशें शुरू होंगी इसकी। युवान इस पर कहता है अरे ये तो प्यार है आशी, मैं 1 नहीं 2 चॉकलेट लाऊंगा ओके। आशी खुश होकर कहती है ये आई लव यू मामू। रेशमा मुस्कुरा देती है। युवान के जाने के बाद कुछ देर बाद एक गाड़ी रेशमा के घर के बाहर आती है। रेशमा से मिलने सुनिधि आई थी मोक्ष के साथ। कुणाल उसे वहां छोड़ने के बाद चला जाता है। रेशमा और सुनिधि गले मिलते हैं। आशी मोक्ष को देख खुश होती है और उसे अपने कमरे में ले जाती है। सुनिधि उससे पूछती है क्या हुआ है उसके साथ, जिस पर रेशमा उसे आकाश के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और पूरे घटनाक्रम को बताती है। सुनिधि इस पर कहती है मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो फिर तुमने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे आंचल दी और अजय जी के बारे में बताया, ये तक बताया कि तुमने मुन्नी को अपने साथ रखने का फ़ैसला किया, तो फिर बाकी सब क्यों नहीं? मुझे तो लगा कि मैं नहीं आ पाई इस वजह से कहीं तुम गुस्सा होगी। कितने फ़ोन किए पर तुम्हारा नंबर ही बंद आया। मोक्ष की वजह से मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकी, पर तुमने मुझे पराया क्यों किया? रेशमा इस पर कहती है जा, ऐसी बात नहीं है सुनिधि, मुझे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आशी बीमार थी और बहुत छोटी भी, उसके पिता ने उसे डॉक्टर को भी नहीं दिखाया था। फिर आकाश के साथ हुए हादसे के बाद पापा को संभालना मुश्किल हो रहा था और फिर पापा के जाने के बाद मुझे लगा कि अब इस शहर में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। सुनिधि उसे दिलासा देती है, पर फिर वो उसे कहती है कि तुझे यूँ अचानक नहीं आना चाहिए था, तुझे आकाश से बात करनी चाहिए थी। तब तक युवान भी आ जाता है और कहता है बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रेशमा युवान की तरफ हैरानी से देखती है तो वो कहता है आई एम सॉरी रेशमा, मैंने तुम्हें नहीं बता पाया, पर उसने तो ये सोच रखा था कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, उसने हमारे रिश्ते को भी गलत समझा। रेशमा और सुनिधि दोनों अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सुनिधि कहती है कि गलतफहमी किसी को भी हो सकती है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे दूर न किया जाए। तुम्हें रेशमा को समझाना चाहिए था, तुम्हें ही तो गलत लगा था ना रेशमा का गोवा जाना, तब तुमने ही तो उसे कहा था कि बात करे, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? युवान गुस्से में बोलता है दिया हमने मौका, रेशमा वापस गई थी ना, बात करने क्या किया उसने? सुनिधि इस पर बोलती है जब वो गलत फहमी में जी रहा था तो कैसे बात करता वो रेशमा से। फिर वो रेशमा की तरफ देखकर कहती है तुम्हें भी जब पता चला कि उसकी छोटी बेटी है, तुम्हें लगा कि उसकी शादी हो चुकी है, तो तुम भी तो दूर
हुई ना। युवान इस पर कहता है, पर रेशमा ने उससे उसकी तरह नफरत नहीं की, वो उसकी और बच्चों की खुशी के लिए सोच रही थी। सुनिधि बोलती है, नफरत नहीं गुस्सा था, और गुस्से में अक्सर इंसान से गलतियां हो जाती हैं। युवान इस पर कहता है, ओह अगर ये बात है तो मैं उसे सच बता के आया ना, फिर क्यों नहीं ढूंढा उसने, क्यों मुझसे बात नहीं की उसने दोबारा। सुनिधि कहती, हो सकता है वो उसे ढूंढ रहा हो, पर तुम तो उसे लेकर यहाँ आ गए। मैं वो सब नहीं जानती, मैं बस यही कहूँगी कि रेशमा को आकाश जी से ऑफिस नहीं बल्कि बाहर पर एक बार बात करनी चाहिए थी। यूँ इस तरह मुंबई वापस नहीं आना चाहिए था। बहुत प्यार करता था वो तुमसे, तो गुस्सा तो बनता है। जब मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी तो वो भी कहाँ कर पाया। रेशमा, तुमने आकाश के बारे में आज तक जितना बताया उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आकाश ने भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की होगी। युवान इस पर बोलता है, तुम्हें सिर्फ आकाश का प्यार दिखा, रेशमा का नहीं। और अगर ऐसी ही बात है तो तुम नाराज नहीं हुई इतने समय बाद मिलने पर। सुनिधि कहती है, मैं दोस्त हूँ इसके भले के लिए ही कह रही हूँ। रेशमा कहती है, बस करो तुम दोनों, प्लीज़ चुप हो जाओ। उधर आकाश आज ही सारा काम खत्म कर देता है और अधिराज को सारी डिटेल्स देता है, जिस पर अधिराज जी उसे कहते, तुम मुंबई चले जाओ, हमारे जो क्लाइंट कल आने वाले थे वो अब एक हफ्ते के बाद आएंगे, तो तुम आराम से जाओ और रेशमा को मना लो। फिर वो सोचते हैं कि शायद तब युवान भी वापस आ जाए। आकाश ऑफिस से निकलने ही वाला था कि उसका फ़ोन बजता है। करण, कुणाल और शिविका एक ही कमरे में थे। शिविका बहुत खुश होते हुए कहती है, मेरा कल का बर्थडे अब तक का बेस्ट बर्थडे था। थैंक यू कुणाल भाई, आई लव यू। कुणाल इस पर कहता है, वैसे जिस वजह से तू थैंक यू बोल रही है उसके लिए इस थैंक यू का सही हकदार मैं नहीं हूँ। शिविका कुणाल की तरफ देखकर कहती है, तो फिर। कुणाल इस पर कहता है, पार्टी का सारा इंतजाम करण का था और युवान को बुलाने का आइडिया भी करण का था। मुझे तो पता भी नहीं था कि इसने युवान को बुलाया है। शिविका इस पर करण से कहती, वाह करण भाई, आप तो छुपे रुस्तम निकले। करण इस पर कहता, बस बस रहने दे, कल से बात नहीं की है तूने मुझसे। शिविका इस पर कहती, ओह आई एम सॉरी भाई, पर आपने तो मुझे विश नहीं किया था और यहाँ तक कि मुझे कोई गिफ्ट भी नहीं दिया। मुझे क्या पता था आप मेरे लिए इतना अच्छा सरप्राइज़ प्लान कर रहे थे। करण शिविका की तरफ देखकर पूछता है, विश तो क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट नहीं मिला? शिविका करण से गिफ्ट का सुन हैरान होते हुए पूछते, गिफ्ट? इस पर करण उसे बताता, मैंने एक पैकेट मॉर्निंग में ही तुम्हारे कमरे में रखा था। शिविका इस पर कहती है, पर मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्या था उसमें? करण परेशान हो जाता है और सोचता है कहाँ जा रहा है। फिर वो शिविका से कहता है, छोड़ो रहने दो। तब तक सुनिधि कमरे में आ जाती है। उसे देखते सुनिधि शिविका गुस्से में आ जाती है और सुनिधि से कहती है, आपको चैन नहीं मिलता है ना, हम लोगों को एक साथ देख क्यों आती हो आप? मेरे सामने जाओ यहाँ से। सुनिधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, ये मोक्ष के पास था, वही देने आई थी, कहकर वो चली जाती है। कुणाल इस पर कहता है, ये क्या तरीका है तुम्हारा अपनी भाभी के साथ बात करने का? शिविका जवाब देती है, देखो भाई, वो आपकी पत्नी हो सकती है, इस घर की बहू हो सकती है, करण भाई की भाभी भी, पर मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है और इसलिए आप उनके लिए मुझसे मत लड़िए। करण उस बॉक्स को देखते हुए कहता, अरे यही तो लाया था मैं। वो शिविका को देता है तो शिविका उसे खोल कर देखती है। उस पर एक बहुत प्यारा सा म्यूजिकल क्यूबिक बॉक्स टाइप फ़ोटो फ्रेम था, जिसके चारों ओर तीनों भाई बहनों की मस्ती टाइम की फ़ोटो थी। शिविका उसे देखकर कहती है, वाओ इट्स अमेजिंग, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। कुणाल इस पर कहता है, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंसान की भावनाएं ज़रूरी होती हैं शिवू, और तुम्हें दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तुम क्यों नफरत करती हो अपनी भाभी से? शिविका इस पर कहती है, भाभी आप वजह जानते हैं, और वैसे भी आप पिछली बातों को क्यों खाना? तो कुणाल कहता है, वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम अब तक पुरानी बातों को लिए क्यों बैठी हो? जाने दो ना, आप इतना समय हो गया। शिविका इस पर साफ तौर पे कहती है, भाई प्लीज़ आप अब इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, मुझसे अभी जो गलती हुई है उसके लिए मैं उन्हें सॉरी बोलने के लिए तैयार हूँ, पर उनके लिए जो मेरे मन में नफ़रत है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी भी नहीं।
शिविका वहाँ से चली जाती है। करण भी कुणाल के कंधे पर हाथ रखता है और बाहर निकल जाता है। कुणाल अपने मन में सोचता है, जिस दिन तुम्हें हकीकत पता चलेगी तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी और सुनिधि को लेकर जो भी कड़वाहट है वो खत्म हो जाएगी। मैं तुम्हारी नफरत शायद झेल भी लूँ, पर घर वालों की नहीं सह पाऊँगा। आकाश जल्दी से सरल अस्पताल पहुंचता है, जहां एक जगह पर शारदा जी बैठी हुई थी। वो उनके पास जाकर पूछता है, माँ क्या हुआ रीमा को? शारदा जी उसे बताती, बेटा वो हम लोग पार्क में थे, वो झूला झूल रही थी बच्चों के साथ, फिर वो झूले से गिरी और पत्थर पर सिर लगा, बहुत खून बह रहा था उसका। वो तो शुक्र है अनु का तो जो वक्त पे यहाँ ले आई। आकाश इस पर उनसे पूछता है, रीमा कहाँ है? शारदा जी कहती है ड्रेसिंग हो रही है उसके अंदर है। अनु तब तक वहाँ आ जाती है, ये दवाइयाँ ले आई हूँ मैं। शारदा जी अनु से आकाश को मिलवाते हुए कहती, अनु ये मेरा बेटा आकाश। अनु मुस्कुरा कर कहती है, हेलो। आकाश उसे हेलो कहते हैं हुए कहता है, अनु जी किन लफ्ज़ों में आपका शुक्रिया अदा करूँ? आपने मेरे बेटे के लिए जो भी किया है उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है, पर फिर भी थैंक यू सो मच। अनु इस पर कहती है, कैसी बात कर रहे हैं आप? मैंने बस अपना फ़र्ज निभाया है। कुछ ही दिनों में ना जाने कौन सा रिश्ता जुड़ गया है मेरा कि उसकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती। आकाश कुछ बोलने ही वाला था कि डॉक्टर बंसल बाहर आते हैं। उन्हें देख वो तीनों ही उनकी तरफ जाते हैं। आकाश डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब कैसी है रीमा? डॉक्टर बंसल आकाश से पूछते हैं, आप? आकाश इस पर उन्हें कहता है, जी मैं उसका पिता हूँ। डॉक्टर देखिए अभी वो बेहोश है, सिर पर चोट लगने का उसके दिमाग पर क्या असर है ये तो उसके होश में आने पर ही पता चल पाएगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। शारदा जी अनु की तरफ देखकर कहते, अनु, अरे अनु तुम्हारे कपड़ों पर तो खून लगा है। अनु भी अपने कपड़े देखकर कहती, हाँ वो जब उसे गोद में लिया था तब शायद लग गया होगा। शारदा इस पर कहते, बेटा मेरे ख्याल से तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम आराम कर लो। आकाश और मैं तो है ही यहीं। आकाश इस पर कहता है, नहीं माँ आप भी चले जाइए और आराम कीजिए, वैसे भी यहाँ मैं हूँ ही, आप सुबह आ जाइएगा। अनु भी आकाश की बात पर सहमत होते हुए कहती, हाँ आंटी आप चल कर आराम कर लीजिए। आकाश जी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बेझिझक फ़ोन कर लीजिएगा। आकाश उससे शुक्रिया कहता है। शारदा जी अनु को अपने ही घर रुकने के लिए कहती हैं तो अनु उनको अकेला देखकर उन्हीं के घर में रुकने का फैसला करती है। शारदा जी को अनु का अपनापन अच्छा लगता है। वो अनु की तुलना रेशमा से करने लगती है और सोचती है कि यदि आकाश की ज़िंदगी से यस रेशमा को निकालना है तो उसे अनु को आकाश की ज़िंदगी में लाना होगा। उधर रेशमा को बेचैनी महसूस होती है और वो युवान के कमरे की तरफ जाती है। युवान अपने कमरे में टहल रहा था। युवान के कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर वो याद करती है। फ्लैशबैक। रेशमा अपनी उलझन युवान से जाहिर करते हुए कह रही है, पता नहीं युवान मैं ठीक तो कर रही हूँ ना? आई मीन ऐसे अचानक से यहाँ आ गई, पता नहीं आकाश मुझसे इस तरह से क्यों पेश आ रहे थे। इन बीते सालों में मैंने आकाश की यादों के सहारे अपने दिन बिताए हैं और जब वो बिल्कुल सही सलामत है और मेरे सामने आए तो उनका यूं नज़रअंदाज करना मुझे छलनी कर गया। मैं उनसे दूर रह सकती हूँ पर उनकी बेरुखी नहीं सह सकती। इस पर ईवान उसे समझाते हुए कहता, देखो रेशमा आकाश के मन की तो आकाश ही जानता है, वो ऐसा क्यों कर रहा है ये किसे पता। तुम बस अब उसकी सोचो जो तुम्हारे साथ है। अपने ख्याल से बाहर आकर रेशमा युवान से पूछती है, आखिर क्यों युवान तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया कि आकाश क्या सोचते हैं? तुम्हें मुझसे छिपाना नहीं चाहिए था। युवान रेशमा की तरफ देखकर उसे अंदर आने के लिए कहता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम इस वक्त क्या सोच रही हो, पर मेरा यकीन मारो मेरी मनसा तुम्हें दुखी करने की नहीं थी। मैं जब तुम्हें स्टेशन पर मिला तुम उस वक्त उदास थी और उस वक्त मैं बिना तुमसे सवाल किए तुम्हें यहाँ ले आया। तुम अकेली थी। ऐसे में अगर मैं तुम्हें ये सब बताता तो पता नहीं तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया होती। हो सकता था तुम मुझे जाने के लिए कहती, पर मैं ऐसे में तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। और फिर जब मेरे अपने पिता ने मुझे नहीं समझा तो किसी और से मैं क्या उम्मीद करता। रेशमा हैरानी से युवान की तरफ देखते हुए कहती, अधिराज सर? युवान इस पर हाँ कहते हुए
अपने और अधिराज जी के बीच की सारी बातें रेशमा को बताता है, जिस पर रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, क्यों युवान, तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? तुमने अपने पिता को भी अकेला छोड़ दिया। युवान इस पर उसे कहता है, देखो रेशमा, उस वक्त में देखो उन्हें समझाने की कोशिश तो करता, तो तुम पता नहीं कहाँ जाती, और फिर अगले दिन वो खुद यहाँ आकर देख गए। मेरे हिसाब से अब तक वो समझ भी चुके होंगे। मेरे लिए ये मौका है कि मैं अब उनके नाम के सहारे के बिना कुछ कर दिखाऊं। तभी उनके सामने जाऊंगा तो तुम निश्चित हो जाओ कि तुम्हारी वजह से हम एक दूसरे से अलग हो गए। कुछ देर बात करने के बाद रेशमा अपने कमरे में आ जाती है। उसकी उलझन अब और भी बढ़ गई है। सच्चाई जानने के बाद वो सोच रही थी कि युवान से उसका हर कदम पर साथ दिया है, तो अब वो पीछे नहीं मुड़ेगी। तकदीर ने जो उसके लिए लिखा है वो उसे मंजूर करेगी। उधर युवान का फ़ोन बजता है। युवान अपने मन में इतनी रात को करण का फ़ोन वो उठाता है। करण युवान से पूछता है, कैसा है युवी? युवान इस पर कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? इतनी रात को फ़ोन, सब ठीक तो है? करण इस पर अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, कुछ ठीक नहीं है मेरे दोस्त। युवान को शिविका की जन्मदिन पार्टी याद आ जाती है और वो उससे पूछता है, क्या हो गया? देख, तू क्या सोच रहा है, मुझे साफ साफ बता। करण इस पर सोचता है कि क्या उसे फ़ोन पे सब कहना चाहिए। फिर कुछ सोच कर कहता है, तू मुझसे मिल कल, फिर हम बात करते हैं। युवान इस पे कहता है, तूने ये कहने के लिए इतनी रात को फ़ोन किया, कमाल है। फिर सोच कर कि करण को आखिर हुआ क्या है, वो उसे कहता है, ओके चल ठीक है, बाय, गुड नाइट। अनु सुबह उठकर नाश्ता तैयार करती है और तैयार हो जाती है। शारदा जी अनु के पास आती हैं और नाश्ता तैयार देख अनु से कहते, अरे बेटा, इतने सुबह सुबह तुमने नाश्ता भी बना लिया? अनु इस पर कहती, हाँ आंटी, वो सोचा कि ऑफिस जाते हुए आकाश जी को नाश्ता देकर चली जाऊंगी और रीमा का हाल भी जान लूंगी। शारदा जी मन ही मन अनु को के इस तौर तरीके से और भी ज़्यादा मोहित हो जाती हैं। फिर बड़े ही प्यार से वो उससे कहती, पर बेटा तुम खामखा परेशान हुई, अभी वो काम वाली आती ही होगी और फिर जाना तो मुझे भी था। अनु इस पर कहती, आंटी आप थोड़ी देर रुक जाइए, फिर चले जाना, तब तक आकाश जी भी घर आके फ्रेश हो जाएंगे। शारदा जी कहती हैं, बेटा जैसा तुम्हें ठीक लगे, और बेटा थैंक यू। अनु बोलती है, कैसी बात कर रहे हैं आंटी, मैं आपकी बेटी की तरह हूँ, है ना? शारदा जी हंसते हुए कहती है, हाँ वो तो है। अनु इस पर कहती है, तो फिर बेटियों को कोई थैंक्स बोलता है? शारदा जी मुस्कुरा कर कहती है, नहीं ठीक है, नहीं कहती। ओके बेटा, वैसे तुम यहाँ अकेली रहती हो? अनु नाश्ते की प्लेट सजाते हुए कहती है, जी मेरी फैमिली मुंबई में रहती है, मैं अपनी जॉब के कारण यहाँ आ गई थी। शारदा जी इस पर कहती, ओह ओके, पर अकेले भी तुमने खुद को अच्छी तरह से संभाला है, वरना आजकल के बच्चों को में तो संस्कार और तहजीब दोनों ही नहीं होते। अनु मुस्कुरा देती फिर कहती है, अभी मुझे निकलना होगा वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगी। शारदा इस पर बोलती है, ठीक है बेटा। अनु के जाने के बाद शारदा जी अपने मन में सोचती, एक अच्छी बहू होने के तुम में सारे गुण मौजूद हैं। मुझे तो लगता है कि शायद ऊपर वाला भी यही चाहता था, तभी तो आकाश और रेशमा आज तक एक दूसरे से अलग हैं, और शायद यही ऊपर वाले का इशारा है, वरना सारी गलतफहमी दूर होने के बाद भी इनके बीच दूरी ना होती। अनु आकाश के लिए एकदम परफेक्ट है, बस यही बात मुझे आकाश को समझानी है, पर इससे पहले एक बार अनु से बात कर लूँ। उधर मुंबई में शिविका युवान से मिलने रेशमा के घर पहुंचती है। रेशमा शिविका को कहती, अरे शिविका तुम अंदर आओ। शिविका सकुचाते हुए कहती है, थैंक्स दी, वो युवी कहाँ है? रेशमा इस पे कहती है, वो करण से मिलने चला गया, कह रहा था करण को कुछ काम है, तुम बैठो ना। शिविका बोलती है, ओह पहली बार में जो भी हुआ उसके लिए। उसके बाद शिविका को रेशमा के सामने अजीब लग रहा था। फिर वो मन में सोचती है, करण भाई इतनी सुबह युवी से क्यों मिल रहे हैं? वो बस इतना ही कहती, अच्छा तो फिर मैं चलती हूँ। रेशमा उसे रोकती हुई कहती, अरे ऐसे कैसे, पहली बार आई हो, बिना खाए पिए नहीं जाने दूंगी, बैठे वहाँ। शिविका रुक जाती है, दोनों के पास ही कहने को कुछ नहीं था तो खामोश से हो गई थी।
फिर शिविका ही बोलती, रीमा कहाँ है? रेशमा उसे कहती है, वो ऊपर कमरे में है। फिर वो आसी को, शिविका कहाँ है, आसी कहाँ है? रेशमा उसे कहते, वो ऊपर कमरे में है। फिर वो आसी को आवाज़ लगाती है तो शिविका कहती, इट्स ओके दी, उसे खेलने दो, वैसे आपने मुझे माफ़ तो कर दिया ना। रेशमा इस पर पूछती है, माफ़ किस बात के लिए? शिविका इस पर बोलती है, उस दिन मैं आपके साथ मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। रेशमा कहती है, अरे तुमने क्या किया था, मुझे तो याद भी नहीं। शिविका मुस्कुरा देती है। रेशमा अब उससे पूछती है, वैसे तुम परेशान थी तब? शिविका झेपते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। रेशमा तब शिविका से पूछती है, क्या तुम युवान से प्यार करती हो? शिविका शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इस पर रेशमा शिविका से कहती है, तुम मुझे वजह बताओगी कि अचानक तुम्हारा मेरे प्रति व्यवहार कैसे बदल गया? शिविका इस पर कहती है, सॉरी बट मुझे पता नहीं था कि आप यूवी की बहन हैं। मुझे लगा कि रेशमा समझ जाती है और मन में कहती है, ओह तो ये बात है। फिर वो अनु के हाथ में अपना हाथ लेकर कहती है, मैं युवान की बहन नहीं हूँ। शिविका हाथ हटाकर खड़ी हो जाती है। केनहरी केव्स में सबसे एकांत जगह पर युवान करण से कहता है, देख पिछले 2 घंटों से हम यहाँ बैठे हैं और तू कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए तुझे इतना वक्त लग रहा है? करण उसे उंगली दिखाते हुए कहता है, देख मैं ट्राई कर रहा हूँ ना, तो शांत रहे। युवान चौंकते हुए कहता है, शांत इतनी देर से और कर भी क्या रहा हूँ मैं? देख जब तुझे बोलना हो तो बोल दियो, मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ। एक तो यहाँ एकांत में इतनी दूर मिलने को बुलाए, पर पता नहीं क्या बोलने वाला है। सुन तू ना ही बोले तो अच्छा है। तभी वहाँ से एक प्रेमी जोड़ा गुजरता है जो उन दोनों की बातों सुन हंसने लगता है। युवान जो कि पहले से ही गुस्से में था वो और भड़क जाता है। युवान गुस्से से उन लोगों से कहता है, क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की, क्यों हंसी आ रही है? वो दोनों कहते हैं सॉरी और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। युवान खुद से कहता है, सॉरी एक तो ये ना कुछ बोलता है ना जाने देता है, सुबह से कितने लोग घूरे कर जा रहे हैं। करण इस पर कहता है, यार तुझे औरों की पड़ी है, मेरी हालत देख। और युवान का हाथ पकड़ता है। करण बैठा और युवान खड़ा हुआ है। युवान अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहता है, क्या क्या हुआ है तेरी हालत को, तुझे क्या हुआ? करण कहता है, प्यार, जब से उसे देखा है तब से सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, हर जगह पर वो ही नज़र आती। युवान करण को देखता है। करण आगे बोलता है, आई मीन लव यार, प्यार हो गया है मुझको। उधर रेशमा शिविका को अपने और युवान के बारे में बताती है कि किस तरह युवान ने अपने डैड का घर छोड़ा और किन परिस्थितियों में उसने उसे बहन बनाया। साथ ही वो अपने प्यार के बारे में थोड़ा बहुत बताती है, जिस पर दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। शिविका बोलती है, आज तक मुझे लगता था कि युवान इस दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान है क्योंकि उसे शिविका द प्रिटी गर्ल ना चुना है, मगर आज ये सब जानकर लगता है कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होंगी अगर युवान मुझे चुनता है। थैंक्स रेशमा दी, जो रिश्ता उसने बनाया है मैं उसका हमेशा सम्मान करूंगी। आप हमेशा मेरे लिए यूवी की बड़ी बहन रहेंगी। रेशमा इस पर उसे कहती है, शिविका तुम बहुत प्यारी लड़की हो, आई विश कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ नसीब हो। शिविका कहती है, अब मुझे चलना चाहिए, फिर आऊँगी। रेशमा उसे गले लगती है। शिविका जाते जाते वापस मुड़ती है और कहती, दी आपसे एक सवाल पूछूं? रेशमा बोलती, हाँ बोलो। शिविका रेशमा से पूछती, क्या यूवी भी मुझसे प्यार करता है? क्या उन्होंने मेरे बारे में कभी आपसे कुछ कहा? रेशमा इस पर कहती है, शिविका युवान ने कभी अपने एहसास की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो ज़िंदगी को जीने में इतना खो गया कि अपनी खुशी की तरफ कभी देख ही नहीं पाया और समझदारी में उसने मेरी पीड़ा को अपना लिया। शिविका मायूस हो जाती है। इस पर रेशमा कहती है, तुम चिंता मत करो, हम उसे ये एहसास कराएंगे और तुम देखना उसके दिल की बात जुबान पर ज़रूर आएगी। शिविका चली जाती है। उधर अनु ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर अस्पताल पहुंच जाती है और रीमा का ख्याल रखती है। रीमा पहले से बेहतर थी। मौका देखकर शारदा जी उसे अपने साथ बाहर ले जाती हैं। अनु शारदा जी से रीमा की माँ के बारे में पूछती हैं, जिस पर शारदा उसे झूठ बोलती हैं कि रीमा को जन्म देते ही वो परलोक सिधार गई। वो कहती है, मैं तो अक्सर आकाश से उसे दूसरी शादी के लिए बोलती हूँ, पर वो रीमा के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहता, डरता है वो।
अनु कहते, ओह आई एम सॉरी। शारदा जी बोलती हैं, बेटा डरती तो मैं भी थी, पर तुम्हें देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई। तुम्हारे और रीमा के बीच प्यार देख मुझे लगता है कि रीमा की ज़िंदगी में जो माँ की कमी है उसे तुम पूरा कर सकती हो। अनु हैरान हो जाती है। वो कहती है, ये आप क्या कह रही हैं आंटी? शारदा जी कहती हैं, ठीक ही तो कह रही हूँ। तुम आकाश से शादी करोगी तो उन दोनों की ज़िंदगी में बाहर आ जाएगी। अनु इस पर बोलती है, बस करिए आंटी, मेरी हमदर्दी को आपने गलत समझ लिया। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? ये ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैंने जो किया वो इंसानियत थी। अगर रीमा की जगह कोई और भी होता तो भी या करती। और रीमा से मेरा लगाव इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो मुझे किसी की याद दिलाती है। शारदा जी उससे कहती हैं, क्या इसकी वजह ये है कि तुम आकाश की ज़िंदगी में दूसरी औरत कहलाओगी? हाँ, कोई एक बच्ची के बाप से शादी क्यों करने लगा? सब सलाह दे सकते हैं, हमदर्दी रख सकते हैं, मगर जब साथ देने की बारी आती है तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। अनु इस पर दुखी होते हुए कहती है, मुझे आपको कोई सफाई नहीं देनी है। आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। जैसे आप सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा उसके बाद मैं ये बात कह सकती हूँ कि आप कभी नहीं समझ पाएंगी। शारदा जी उसे जाता देख रोकते हुए कहती, मुझे माफ़ कर दो, मैं जज्बात में बह गई थी, शायद इसलिए मैं कुछ ज़्यादा ही कह गई। अनु वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ आकाश खड़ा मिलता है। शारदा जी घबरा जाती। अनु आकाश को देख आंखों में आंसू ले वहाँ से निकलती है। शारदा जी कहती है, आकाश। आकाश बिना कुछ कहे वहाँ से रीमा के पास जाता है। शारदा जी को अफसोस होता है। अनु अपने घर चली जाती है और बहुत रोती है। क्यों क्यों किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल खेलती है? उसके कानों में बार बार शारदा जी की बात गूंजती है कि कहीं तुम्हारे इनकार की वजह ये तो नहीं कि तुम उसकी लाइफ में दूसरी पत्नी कहलाओगी। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछते हुए अनु रेशमा को फ़ोन करती है। रेशमा अनु के फ़ोन आने से खुश हो जाती है और बोलती है, हाय कैसी है? अनु इस पर कहते, मैं ठीक हूँ, तू बता। तू तो बिल्कुल भूल गई। रेशमा अनु की आवाज़ में दर्द को महसूस किया। क्या बात है अनु, तू रो रही थी? अनु के सब्र का बांध टूट जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। रेशमा इस पर बोलती है, अनु देख मुझे डर लग रहा है, आखिर बात क्या है? सब ठीक तो है ना? अनु सोचती है कि रेशमा अपनी ज़िंदगी में वैसे ही परेशान है। अगर ऐसे में मैं उसे ये सब बताऊंगी तो वो कहीं मेरे इनकार की वजह ना पूछ ले। नहीं नहीं, जो राज इतने समय से राज है उसे यूं ही सामने नहीं आने दूंगी। फिर कहती है, कुछ नहीं, तेरी और आसी की बहुत याद आ रही थी। एक तुम दोनों ही तो मेरे अपने हो इस अजनबी शहर में, अब मैं किसे चिढ़ाऊँ? रेशमा को लग जाता है कि ज़रूर अनु किस बात से परेशान है। अच्छा सुन, तो एक काम कर, तो कुछ दिन की छुट्टी लेकर यहीं आ जा, अपने घर भी चले जाना, सबसे मिल लेगी। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुझे घर गए और यहाँ भी रुक जाना। अनु सोचती है कि ये ठीक रहेगा, यहाँ रही तो रीमा से मिलने का मन करता रहेगा। रेशमा उसे खामोश जानकर कहती है, क्या हुआ, अब क्या सोचने लगी? अनु इस पर कहते, कुछ नहीं, सोच रही हूँ बॉस को कैसे पटाना है। दादी तो पिछले हफ्ते ही बीमार हुई थी जब काजल की शादी में जाना था। रेशमा बोलती है, पर तेरी तो दादी को गुजरे तो अनु रेशमा की बात को पूरा करती हैं, कई साल हो गए हैं। हाँ तो देखना, अब तक जिंदा रखा है मैंने उन्हें। मुस्कुरा देती रेशमा मुस्कुरा कर कहती है, पागल है तो? अनु भी मुस्कुरा कर बोलती है, कोई शक? अगले दिन अनु ने सोच लिया था कि वो कुछ दिन के लिए मुंबई जाएगी, जिसके लिए आज ही बॉस से बात करेगी। अनु सुबह तैयार होकर जब वहाँ से निकलती है तो आकाश भी उधर से गुजर रहा होता है। अनु आकाश को देखती फिर नज़रअंदाज कर वहाँ से जाने लगती है तो आकाश अनु को रोकते हुए कहता है, हाय अनु जी। अनु रुकती है और कहती है, हेलो। आकाश फिर उसे कहता है, मेरी माँ ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि माँ ये सब आपसे कह देंगी। आप प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानिए। अनु फिर शांत होते हुए कहती है, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ उन्होंने जो भी कुछ कहा वो आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। आकाश इस पर बोलता है, और ये कभी नहीं होगा। अपने प्यार को बुलाना आसान नहीं होता, ये बात उन्हें कभी समझ नहीं आएगी, पर आप प्लीज़ उनकी बात को दिल से मत लगाएं। मेरी माँ की वजह से आपको जो पीड़ा हुई उसके लिए मैं फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अनु फिर कहते, देखिए मैंने कहा ना, आप बार बार माफ़ी मत मांगिए। रीमा कैसी है? आकाश उसे बताता है कि रीमा आप बेहतर है और आज घर आ जाएगी। देखिए आप सब कुछ भूल जाइए और रीमा से मिल सकती हैं आप, मैं अस्पताल ही जा रहा हूँ।
अनु मुस्कुरा कर इस पर कहते हैं, थैंक्स, मैं शाम को घर आकर मिलती हूँ उससे। अनु अपने मुंबई जाने के फैसले को टाल देती है। उधर रेशमा घर के काम निपटाने के बाद सोचती है कि वो युवान से रेशमा के बारे में बात करेगी, पर फिर वो सोचती है लेकिन मुझे पहले किसी और से बात करनी चाहिए। वो किसी को फ़ोन लगाती। युवान आज कमरे में ही था। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया। करण की बातें अभी उसके दिमाग में घूम रही थी। करण का ये कहना कि जब से उसने रेशमा को देखा उसका खुद पर काबू नहीं रहा। करण के कहे हर शब्द उसके दिमाग में चल रहे थे। युवान अब भी गहन चिंता में डूबा होता है। वो सोचता है कि करण को मैं बहुत अच्छे से जानता, वो कभी किसी के लिए भी सीरियस हो ही नहीं सकता। ये बस उसका अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। रेशमा की आवाज़ आती है कि उसे बाहर जाना है किसी काम से, इसलिए वो आशी का ध्यान रखे। कुछ देर बाद कॉफ़ी हाउस में रेशमा अधिराज जी से कहते, शुक्रिया सर, मेरे बुलाने पे आप यहाँ आए। अधिराज जी इस पर बोलते हैं, बेटी ने बुलाया था तो आना तो पड़ता, और कब से हिम्मत जुटा रहा था तुमसे बात करने के लिए, पर मैंने जो किया उसके बाद मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया था। पर कल जो तुमने फ़ोन किया तो मुझे खुशी हुई और लगा कि तुमसे माफ़ी मांगने का अवसर मुझे मिल गया। रेशमा इस पर भावुक होते हुए कहती है, कैसी बात कर रहे हो सर आपने हमेशा मुझे अपनी बेटी की तरह समझा, कभी युवान से कम प्यार नहीं दिया मुझे। अधिराज जी इस पर कहते हैं, लेकिन जब बारी किसी को एक को चुनने की आती है तो मैं स्वार्थ हो गया, मुझे माफ़ कर दो। रेशमा इस पर कहती है, देखिए जो हुआ आप उससे भूल जाइए, आप बड़े हैं, आप माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। अधिराज जी इस पर कहते हैं, थैंक यू बेटा। वैसे बेटा बात क्या है जो अचानक इतनी जल्दी में बुलाया यहाँ? तो रेशमा उन्हें कहती हैं, आप युवान को माफ़ कर दीजिए, वो भावनाओं में बह कर भूल गया था कि उस पर पहला अधिकार सदैव आपका था और आपका ही रहेगा। अधिराज जी इस पर बोलते हैं, कैसी बात करती हो बेटा, उसने कुछ गलत नहीं किया, गलत तो मैं था जो अपने ही बेटे को नहीं समझ पाया। रेशमा कहते, सर जो भाग्य में लिखा होता है वो तो होके रहता है, हमारा यहाँ आना भी शायद भाग्य में था, नियत ने कुछ सोच रखा था हमारे लिए जो शायद यही संभव था। सर आपको अखिलेश खन्ना जी याद हैं? अधिराज जी याद करते हुए कहते, अखिलेश खन्ना? कहीं तुम एस के ग्रुप के मालिक अखिलेश खन्ना की तो बात नहीं कर रही हो? रेशमा इस पर कहती, जी सर। अधिराज जी हंसते हुए कहते, अरे अखिल को कैसे भूल सकता हूँ, मेरा जिगरी यार है वो। उसके पिताजी और मेरे पिताजी बहुत अच्छे मित्र थे, फिर हम दोनों में घनिष्ठ मित्रता हुई। तुम्हें पता है मेरा बेटा युवान भी उनके छोटे बेटे करण का दोस्त है, दोनों साथ ही बड़े हुए हैं। युवान तो जितना उनके पास रहा है उतना शायद मेरे पास नहीं रुका। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? रेशमा इस पर उन्हें बताती है, सर उनकी बेटी शिविका युवान को पसंद करती है। मैं चाहती हूँ कि यदि आपको कोई एतराज़ ना हो तो आप युवान शिविका की शादी करवा दीजिए। अधिराज जी खुशी से उत्साहित होकर बोलते हैं, क्या शिवू और युवान, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। युवान ने मुझे कहा क्यों नहीं, मेरा दोस्त मेरा रिश्तेदार बन जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। रेशमा इस पर कहती, जी मैंने अभी तक युवान से इस बारे में कोई बात नहीं की। उसने तो खुद शिविका से कभी कुछ नहीं कहा। उसके दिल में क्या है ये जानने से पहले मैं आपको ये बात इसलिए बताना चाहती थी क्योंकि युवान का पहला हक आपका है। आप उसके बारे में जो फैसला लेंगे वो उसके हित में होगा। नहीं चाहती थी कि युवान के इस कदम से आपको कोई ठेस पहुँचे, क्योंकि एक दोस्त होने से पहले वो आपका बेटा है। अधिराज जी कहते हैं, शुक्रिया बेटा, तुम दोस्त नहीं सही मायने में उसकी बहन हो, जिसने हमेशा उसका भला चाहा, और वही चुनो जो सही है। मैं आज ही अखिल से इस रिश्ते के बारे में बात करता हूँ। रेशमा इस पर कहते, नहीं सर, पहले हमें युवान की फीलिंग्स के बारे में जानना चाहिए, आखिर ये युवान की ज़िंदगी का सवाल है। अधिराज जी इस पर बोलते हैं, तुम ठीक कहती हो, पर क्या इन हालातों में वो ये कबूल करेगा? रेशमा अब उन्हें बताती कि मेरे पास उसका भी एक प्लान है, आप अखिलेश जी से शिविका की शादी की बात कीजिए। अधिराज जी कहते हैं, पर बेटा अभी तो तुमने कहा कि। रेशमा उन्हें बीच में ही टोक कर कहती हैं, बताती हूँ। उधर खन्ना मेंशन में करण, शिविका, कुणाल तीनों एक साथ बैठे थे। कुणाल शिविका से कहता, शिविका तुमने अभी तक सुनिधि से माफ़ी नहीं मांगी, वो बेचारी बिन गलती के तुमसे पिछले 5 साल से माफ़ी मांग रही है। तुमने उसे माफ़ करना तो दूर, कभी
सीधे मुंह बात भी नहीं की और परसों तुमने गलती स्वीकार की, फिर भी तुमने एक बार भी माफ़ी नहीं मांगी। क्या ये गलत नहीं? शिविका बोलती है, सॉरी कुणाल भाई, मैं भूल गई। वैसे भी भाई मैं ना जब उनकी शक्ल देखती हूँ मुझे मेरा गुस्से पर कंट्रोल नहीं होता। कुणाल उसकी तरफ देखते हुए कहता है, शिवो। शिविका इस पर कहते, ओके भाई मैं अभी जाती हूँ। फिर मन में सोचती है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है भाई पर। महारानी जो उसके हाथ की कठपुतली हो गए हैं भाई। शिविका सुनिधि के पास जाती। सुनिधि कहती है, शिविका दी आप। शिविका वापस जाने लगती, फिर सोचती है कि पता नहीं कैसे कर लेती है ये बार बार ड्रामा माफ़ी मांगने का, मुझसे तो कभी ना हो। फिर सोचती है, कुणाल भाई के लिए तुझे ये करना ही होगा। शिविका जल्दी से आई एम सॉरी बोलकर जाने लगती है कि सुनिधि उसे रोकते हुए कहती है, माफ़ी मांगना तभी माना जाता है तब जब सामने वाला आपको माफ़ करे। शिविका रुकती है और कहती है, ओह तो अब आप चाहती हैं कि बदले में मैं आपको माफ़ करूं? आप तो मौका ही देखती हैं ना। सुनिधि इस पर कहती है, नहीं मुझे माफ़ी किसी शर्त पर नहीं चाहिए, पर हाँ माफ़ी मांगने वाले को अपनी गलती का एहसास दिल से होना चाहिए, किसी और का दिल रखने के लिए नहीं। तुम भी तो यही करती हो ना। शिविका बोलती है, तो आप क्या करती हैं? सुनिधि इस पर कहती हैं, तुम्हें माफ़ करना लेकिन एक शर्त पर। शिविका बोलती है, और आपको लगता है कि मैं आपकी शर्त मानूंगी? सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मुझसे बात करें या ना करें। सुनिधि कहती है, तुमने माफ़ी मांगी तो तुम्हें कह दिया, अब तुम अपनी ही बात पर सहमत नहीं हो। किसी का दिल रखने के लिए माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि दिल से मांगनी चाहिए। तो ठीक है, आप चले जाइए। शिविका मन में सोचती, ओफो ये कहाँ फंसा दिया भाई आपने। फिर सुनिधि से कहती है, ठीक है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मगर बदले में आप मुझसे ये उम्मीद नहीं करेंगे मैं आपसे आपको माफ़ कर दूं और आपको अपना लूं। सुनिधि बोलती है, ये तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शिविका कहती है, ठीक है तो बताइए क्या शर्त है? सुनिधि शिविका से कहती है, मुझे बस तुम्हारा एक दिन चाहिए। शिविका पूछती है, मतलब आप कहना क्या चाहती हो? सुनिधि बोलती है, मतलब बिल्कुल साफ है, सिर्फ एक दिन के लिए। क्या तुम सब पिछली बात नहीं भूल सकती? शिविका इस पर बोलती है, आखिर आपने फंसा ही लिया, आपने जानबूझकर ये किया ना, आपने सारा दोष मुझ पर लगा दिया हूँ आपसे, और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। और वहाँ से चली जाती है। सुनिधि अपने मन में सोचती है, और वो दिन कभी ख़त्म ना हो। उधर अनु के पास रीमा का फ़ोन आता है। रीमा कहती, हेलो आंटी आप कहाँ हो? आप मुझसे मिलने अस्पताल नहीं आई? अनु इस पर बोलती है, सॉरी बेटा बस मुझे कुछ काम आ गया था, मैं ऑफिस में हूँ अभी। आप कैसे हो? रीमा बोलती है, अब ठीक हूँ मैं घर आ गई हूँ, पापा मुझे बाहर नहीं जाने दे रहे। अनु कहती, हाँ तो ठीक है ना, आपके पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आपको आराम करना है। जब आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे तो खेल लेना, आज ही तो आए हो आप घर। रीमा कहती, आंटी मुझे आपसे मिलना है, आप घर आ जाओ। अनु मुस्कुरा कर कहती, ओके बेटा मैं आ जाऊंगी, पर आप समय से खाना और बाहर जाने की जिद मत करना। रीमा खुश होकर कहती, ओके बाय आंटी। अनु मुस्कुरा देती है। फ़ोन रखते ही रीमा शारदा से हाथ मिलाती और कहती है, शाम को आ रही हूँ। आ रही है अनु आंटी? शारदा मन में सोचती, जो काम मैं नहीं कर पाई वो अब तुम्हारे कारण होगा। अनु फिर काम खत्म कर शाम को आकाश के घर पहुंचती है तो अनु को वहाँ देशना मिलती है। वो उसे कहती है, अरे देशना तुम यहाँ। देशना अनु को देखकर खुश होती है और कहती, अनु दीदी आप। नमस्ते दीदी। अनु नमस्ते कहते हुए पूछती है, तुम अब यहाँ क्या करती हो? तुम अब यहाँ काम करती हो? देशना उसे बताती, हाँ दीदी, वो रेशमा दीदी के जाने के बाद आकाश भैया भी हमको यहाँ बुला लिए। अनु बोलती, रेशमा क्या आकाश जी रेशमा को जानते हैं? देशना इस पे कहती है, जानते हैं, अरे यही तो वो हैं जिनके लिए रेशमा दीदी सूख के कांटा हो गई थी। और अनु दीदी आपको बताएं, आकाश भैया भी मरते हैं उन पर, बहुत प्यार करते हैं उनसे। जब से वो गई हैं ना तब से चैन से नहीं बैठे हैं। वो तो ना जाना भी चाहते थे उनके पास, पर कुछ काम आ गया था, और जब देखो ये बच्ची रोक लिए। राम जी यहाँ पता नहीं और कितना बिरह लिखा है दोनों के जीवन में।
इतना सब कुछ सुनने के बाद अनु को बहुत आश्चर्य होता और उसकी आंख में आंसू आ जाते। पर फिर अचानक उसे याद आता है कि शारदा जी ने उसे आकाश की पत्नी की मौत के बारे में बताया था, जबकि रेशमा के मुताबिक आकाश ने कभी शादी नहीं की और उनकी बेटी उनकी नहीं बल्कि उनके दोस्त की थी। एक मिनट आकाश, हे भगवान, मैं कब से सोच रही थी कि ये नाम कहाँ सुना, मुझे क्यों नहीं याद आया, और आंटी जी मुझसे झूठ क्यों कहा। वो सोच रही थी कि तभी वहाँ आकाश आ जाता। आकाश अनु को देख कहता है, अनु, अरे अनु जी, आप कब आए। अनु जो अब भी देशना की बात को सोच रही थी कहती, बस अभी आई। कहती है, रीमा कैसी है रीमा। आकाश मुस्कुराकर कहता है, बेहतर। आपका तो नाम लेते ही नहीं थकती, आइए मिल लीजिए। अनु भी मुस्कुराकर कहती है, जी। इसके बाद अनु रीमा से मिलती है, पर उसके मन में काफ़ी सवाल होते हैं। रीमा से मिलने के बाद वो जाने लगती है कि उसे आकाश एक कमरे में लैपटॉप पर अकेले काम करते देखती है, तो वो अंदर आ जाती। आकाश अनु को देखकर कहता, बहुत जिद्दी होती जा रही है, वो मेरी तो सुनती ही नहीं, आपका नाम लिया तो मान गई। रेशमा मुस्कुरा देती है कि तभी आकाश के फ़ोन पे मैसेज बीप करता है, जिससे फ़ोन की लाइट ऑन होती है तो अनु की नज़र रेशमा के फ़ोटो पर जाती है, जिसे आकाश ने वॉलपेपर पर लगाया हुआ था। अनु पूछती है, आकाश जी ये कौन है। आकाश उसे बताता है, ये रेशमा है। अनु उससे पूछती है, रीमा की माँ। आकाश उसे सच बता देता है, जी देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, पर पता नहीं क्यों मेरा मन कहता है कि मैं आपसे झूठ ना बोलूं। दरअसल मेरी शादी नहीं हुई है। रीमा मेरे दोस्त की आखिरी निशानी और मेरी ज़िंदगी है। रेशमा मेरा पहला और आखिरी प्यार है। उसके बाद कुछ देर वो दोनों बात करते हैं और अनु फिर जाने के लिए कमरे से बाहर आती है कि उसे शारदा जी दिखाई देती हैं, जो थोड़ी देर पहले किसी काम से बाहर गई थी। वो अनु से पूछती, अनु बेटा तुम कब आई। अनु कहते, जी बस जा रही हूँ। आकाश कहता है, माँ आप कहीं जा रही हैं। हाँ बेटा, सोचा मंदिर हो आती हूँ। रीमा बिटिया ठीक हो गई है तो प्रसाद चढ़ा लूँ। अनु कहती है, चलिए आंटी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, ऑफिस से सीधा आ गई थी तो साथ में हैं। आकाश इस पर कहता है, थैंक्स। अनु सीधे से इट्स ओके बोल कर चली जाती है। शारदा जी और अनु गाड़ी में होते हैं, माहौल एकदम शांत। शारदा जी सोचती हैं कि आज अनु की आवाज़ में कुछ रूखापन है, कहीं इसे सच का पता तो नहीं चल गया। ये गुस्से में भी लग रही है। तभी अनु कहती है, तो कौन से मंदिर जाएंगी आप अपने पापों का प्रायश्चित करने। शारदा जी कहती हैं, पाप, ये तुम क्या कह रही हो। अनु कहती है, सच कह रही हूँ, वो सच जो आज तक कोई नहीं जान पाया। आपके झूठ का अब पर्दाफाश हो गया है। शारदा जी के चेहरे पर घबराहट साफ झलकती है। वो कहती है, कौन सा झूठ। अनु कहते, कितने झूठ के बारे में कहूँ। तब तक मंदिर आ जाता है। अनु कहती है, उतरती हैं। अनु गाड़ी से उतरती है, पर शारदा जी अभी भी बैठी सोच रही थी। अनु उसकी साइड का दरवाज़ा खोल उनका हाथ पकड़ मंदिरों की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और वो दुर्गा माँ का मंदिर होता है। मंदिर में कोई नहीं था सिवाय मूर्तियों के। अंदर विशाल मूर्ति थी माँ भगवती की। अनु शारदा जी को मूर्ति के सामने लेकर आती है। ये माँ दुर्गा हैं। आपको इनकी सौगंध, आप आज कोई झूठ नहीं बोलेंगी। शारदा जी बोलती, मगर मैंने किससे झूठ बोला। अनु इस पर तीखे स्वर में कहती है, जा, किससे नहीं बोला। जो किससे नहीं बोला। एक झूठ मुझसे बोला कि आकाश जी की पत्नी का निधन हो गया। झूठ बोला आपने कि उनकी शादी हो गई। शारदा जी कहती, ओह, तो तुम्हें पता चल गया। कोई बात नहीं, बल्कि ये तो अच्छी बात है। देखो, अब तुम उसकी दूसरी पत्नी भी नहीं कहलाओगी। अनु कहती, चुप रहिए आप, कुछ तो डरिए। माता रानी से रेशमा आकाश का प्यार है, उन दोनों को अलग करने में आपका सहयोग भी कम नहीं है। आप चाहती तो सब बदल सकता था, मगर आपने दिशा ही बदल दी उनकी कहानी की। शारदा जी हकलाते हुए कहती, ये तुम क्या कह रही हो। अनु की आवाज़ में गुस्सा झलक रहा था। वो कहती है, सच जिसे सिर्फ रेशमा जानती थी। या आप आकाश के एक्सीडेंट के बाद रेशमा को नहीं पता चल पाया कि आकाश जिंदा है। क्यों, उस पर तो बहुत कुछ बीता, पिता की मौत, आशी की बीमारी, मगर फिर भी आपकी चिंता रही कि आपने अपना बेटा खोया। शारदा जी कहती हैं, तुम ये सब कैसे जानती हो। अनु तब आगे बोलती है, मैं रेशमा की दोस्त हूँ, रेशमा के दर्द की गवाह हूँ, पर उसने मुझे भी आधा सच बताया, आपका रोल तो बताया ही नहीं। और मैं सोचती रही कि आप कहाँ थी जब आकाश जी अस्पताल में थे। आपने कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की। वो घर जो रेशमा का पूरा
जीवन था जहाँ उसके माता पिता की यादें, उसका बचपन था। उसे अपना घर क्यों छोड़ा? और अगर उसे शहर से नफ़रत होती तो वो आज खुशी से वहाँ नहीं रहती। ये सवाल मुझे बेचैन कर रहे थे और इस बीच रीमा का झूले से गिरने के कारण मेरा ध्यान सारा उसके ऊपर चला गया और आपने मुझे शादी के लिए कहा। मैं तब नहीं जानती थी कि आप मुझसे मेरी ही बहन जैसी दोस्त का घर छीन लेने के लिए कह रहे। शुक्र है कि मैंने आपको मना किया, वरना अपनी दोस्त को कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाती मैं। अब आप मुझे पूरा सच बताएंगे या और कुछ सुनना है? शारदा जी इस पर कहती हैं तो और क्या करती मैं। आकाश की शादी से एक दिन पहले हुए एक्सीडेंट ने मुझे डरा दिया। हम लोगों ने बहुत ढूंढा उसे, फिर पता चला कि वो बहू से मिलने जा रहा था और तब उसका एक्सीडेंट हुआ। रेशमा ने ही बताया था। रोते रोते मेरा दिल घबरा गया। रेशमा ने मुझे तब सब कुछ बताया, ये भी कि उसकी बहन के पति ने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया और वो उसे अपने साथ ले आई है। हमने जब आकाश को ढूंढने की कोशिश की तो कुछ पता नहीं चला और तभी एक दिन मैं घर से बाहर मंदिर जा रही थी आकाश के लिए मन्नतें मांगने की। रास्ते में मुझे अजय मिला। अनु बोलती है, क्या? शारदा जी हाँ बोलकर आगे की कहानी बताती हैं। फ्लैशबैक। शारदा जी रेशमा से मिलने जा रही थी। रास्ते में उन्हें आंचल के पति अजय मिलते हैं। शारदा जी उन्हें पहचान नहीं पाते मगर अजय उन्हें पहचान गया था। वो उनसे पूछता है, आप आकाश की माँ है ना? शारदा उसे कहती है, हाँ। आप कौन है? माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको नहीं पहचाना, और आगे बढ़ने लगती है। अजय रास्ता रोकते हुए कहता है, मेरा नाम अजय है और मैं रेशमा का जीजा हूँ। शारदा ईश्वर बोलते, ओह तो आप ही हैं जिसने अपनी बेटी को तज दिया। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, जो अपने परिवार का नहीं उससे मुझे क्या काम। अजय फिर आवाज़ लगाता है, बेटे को खोने के बाद भी अकड़ पूरी है। शारदा रुक जाती है। अजय कहता, अरे वो बच्ची ही मनोज से पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और अब जब मासी अपने साथ ले आई तो उसके होने वाले सुहाग को ही खा गई। ना जाने अब किसकी मौत आई है। वैसे मुझे पता है रेशमा भी आपको खास पसंद नहीं, बस आपके बेटे की जिद है वो। अजय ये सब बोलकर चला जाता है। शारदा के मन में अजय की बातें चलती रहती हैं। वो वापस अपने घर आ जाती हैं कि उसका फ़ोन बजता है। वो अस्पताल पहुंचती है तो उसे आकाश आईसीयू में गंभीर हालत में मिलता है। आकाश का पट्टियों से बंधा शरीर देख वो घबरा जाती है और रोने लगती हैं। कुछ देर में बाद वो रेशमा को फ़ोन करती हैं पर रिंग जाने से पहले फ़ोन काट देती हैं। अजय की बातें उसके दिमाग में असर डाल चुकी थी। 2 दिन बाद रेशमा शारदा जी को फ़ोन कर अपने पिता की मौत के बारे में बताती हैं। शारदा जी दुख प्रकट करती हैं और रेशमा से मिलने पर भी आकाश के बारे में कुछ नहीं बताती। सब कार्यक्रम निपट जाने के बाद रेशमा शारदा के गले लगकर बहुत रोती हैं। माँ, हम अकेले हो गए, वो भी हमें छोड़ गए और अब पिता भी जी भी नहीं। माँ, अब हम साथ रहेंगे, मैं उनकी याद के सहारे जी लूँगी। अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा हैं। शारदा जी इस पर सोचते हुए कहते हैं, देखो बेटा, तुम ठीक कह रही हो पर ये बच्ची हमारे साथ नहीं रह सकती। रेशमा कहती है, माँ ये आप क्या कह रही हैं, कहाँ जाएगी ये? शारदा कहती है, कहीं भी, तुम इसे अनाथ आश्रम छोड़ जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। रेशमा कहती है, माँ कैसी बात कर रही हो आप, ये मेरी बच्ची है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। कुछ देर तक रेशमा शारदा को समझाती तो शारदा रेशमा को आखिर में शारदा जी कह देती हैं, अगर तुम इसी से अपना रिश्ता रखना चाहती हो तो मुझे भूल जाओ, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। रेशमा दुखी होकर बोलती है, माँ ये आप क्या कह रही हैं? शारदा सख्त होते हुए कहती, मैंने अपना फैसला सुना दिया, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है, तुम्हें माँ चाहिए ये मनहूस लड़की। रेशमा इस पर कहती है, माँ मैं इस बच्ची को कभी नहीं छोड़ सकती, ये मेरी बहन की आखिरी निशानी है और अब ये मेरी बच्ची है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है। शारदा कहती हैं, तो अब तुम्हारा भी इसके अलावा कोई नहीं वर्तमान। शारदा अनु से कहती है, रेशमा ने खुद ने से अपना भाग्य चुना, इसमें मेरा क्या कसूर? वो उस बच्ची को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। अनु कहती है, और रेशमा के यहाँ से मुंबई जाने की वजह शारदा जी बोलती हैं, वो मुझे नहीं मालूम। अनु इस पे कहती है, ठीक है तो आप आकाश को ही बता देना सब। तो शारदा उसे रोकते हुए आगे की कहानी बता। रेशमा ने आकाश को यहाँ देखा, जब आकाश ने उससे बात नहीं की तो उसने मुझे फ़ोन किया। फ्लैशबैक। रेशमा कहती है, माँ वो जिंदा है और बिल्कुल ठीक, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो सही सलामत है? क्यों छिपाई मुझसे इतनी बड़ी बात? शारदा इस पर बोलती है, देखो
अब तुम्हारा मुझसे और मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। तुमने अब फैसला खुद चुना था। रेशमा बोलती, मगर माँ वो ठीक है। शारदा कड़क आवाज़ में कहती, और तुम चाहती हो कि उसे फिर कुछ हो जाए? अरे उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। अब क्या उसे जान से मार के ही शांत रहोगे तुम? तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसे उसके हालात पर छोड़ दो। और एक बात और, तुम्हारा मुझसे और मेरे बेटे से कोई रिश्ता नहीं है। उसके नसीब करीब आने की कोशिश भी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्तमान अनु बोलती है, और रेशमा ने आपके परिवार की शांति के लिए यहाँ से जाना ही बेहतर समझा। समझ नहीं आता कि आप इतनी अंधी कैसे हो सकती हैं। अजय ने आपके दिमाग में नफरत का बीज डाला और आपने उसे पेड़ बना दिया। कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई इसका अंदाज़ा भी है आपको? शारदा कहती हैं, उसने भी तो जिद नहीं छोड़ी। अरे उस मनहूस को फेंक आती किसी अनाथालय में। अनु चीख कर कहती, आंटी बस कीजिए, आपको जो करना था आपने किया, अब बस। और अनु वहाँ से चली जाती है। शारदा जी वहाँ मंदिर में रोने लगती हैं। फिर कुछ देर बाद वो बाहर आकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी एक गरीब औरत को देखती हैं जो भीख मांग अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। वो उसे देखती रहती है कि मंदिर का पुजारी वहाँ आता है और कहता है कि माँ की ममता को एक माँ ही समझ सकती है। वो हर दुख सह सकती है पर अपने बच्चे पर एक आंच नहीं आने देगी। शारदा घर लौट आती है। अगले दिन खन्ना मेंशन में करण सुबह 10 बजे सोकर उठता। वो रेशमा को अपने पास इमेजिन करता। वो देखता है कि रेशमा ने उसे नींद से जगाया और अपने गीले बालों को करण के गालों पर लगाती है। करण मुस्कुराकर उसे अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है पर तकिया लेकर नीचे गिरता है। शंकर चाय लेकर अंदर आता है और कहता है, करण बाबा आपकी चाय। करण फिर उसमें रेशमा को दिखता है। वो चाय का कप हाथ में ले उसे देखता रहता है। फिर वही चाय उसे रेशमा समझ ज़बरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है। वो शंकर बेचारा कहता है, करण बाबा नहीं नहीं बाबा। फिर गर्म चाय नीचे गिरती है और करण चिल्लाता है। तभी उसकी नज़र शंकर पर जाती है। शंकर जल्दी से बाहर चला जाता है। वो आवाज़ लगाता रह जाता है, शेव करने जाता है और आईने में को पूरी क्रीम लगा देता है। फिर होश आता है तो उसे साफ करता है। कुछ देर बाद अदराज जी अखिलेश से मिलने रेशमा के साथ आते हैं। अपने बचपन के दोस्त को इतने सालों बाद मिलने पर दोनों दोस्त एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उर्मिला भी अदराज और रेशमा से मिलकर खुश होती है। अखिलेश अदराज से कहता है, और सुना राज, आज अचानक मुंबई कैसे आना हुआ? ना फ़ोन ना कोई खबर। अदराज इस पर कहते हैं, बस यार बात ही कुछ ऐसी थी कि फ़ोन पे नहीं हो सकती थी। रेशमा उर्मिला से सुनिधि के बारे में पूछती है तो उर्मिला जी उसे ऊपर सुनिधि के कमरे में जाने के लिए बोलती हैं। इस पर रेशमा ऊपर जाने लगती है। अखिलेश जी अदराज से कहते हैं, तुम कुछ कह रहे थे? अदराज जी कहते हैं, मैं दरअसल तुमसे युवान के लिए सुनिधि का हाथ मांगना चाहता हूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे तो। अखिलेश जी और उर्मिला जी अदराज की बात सुन खुश हो जाते हैं और अपनी सहमति जताते हैं। मगर तभी शिविका वहाँ आ जाती है। शिविका कहती है, मगर मुझे ये शादी नहीं करनी। तीनों शिविका की बात सुनकर चौंक जाते हैं और अदराज जी उदास हो जाते हैं। आखिर शिविका ने युवान से शादी करने के लिए क्यों मना किया, देखते हैं अगले भाग में। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलतियाँ हो गई हों तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।